आइए सुनते हैं आज की कहानी मिलन। मेरे पिता एक चिकित्सा व्यवसायी थे जो पश्चिमी बंगाल में रानीगंज की एक निजी कंपनी में काम करते थे। उस कंपनी के अफसरों को एक बड़े से परिसर में अपने अपने अलग अलग बंगले मिले हुए थे। हमारा घर परिसर के कोने में था। अफसरों का क्लब हमारे बगीचे की दीवार से सटा हुआ था। इसका अहाता ब्रिटिश राज की याद दिलाता, जिसमें ऊंची छत वाले कमरे और सामने सार्वजनिक ओसारा था। कंपाउंड भव और खूब हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूलों तथा शानदार पेड़ों से भरा हुआ था। रसोई का बगीचा और भव्य पेड़ों का समूह निरंतर बहुत सी प्रजातियों के पक्षी तथा गिलहरियों को आकर्षित करता था। लंगूरों के एक समूह ने करीब के एक पेड़ की खो में अपने रहने की जगह बना ली थी। वे हमारे अस्तित्व और दैनिक जीवन का आवश्यक अंग बन गए थे। मैंने गिलहरी को किसी बेर या बादाम को निपुणता से कुशलता पूर्वक फोड़ते और छोटी सी सनबोर्ड को अथक प्रयास से घोंसला बनाते देख कभी भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। हमारे बचपन की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे ऊपर हमेशा के लिए एक निशान छोड़ जाती हैं, और ये घटनाएं निरंतर हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। एक ऐसी घटना शनिवार की एक दोपहर घटी जिसने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और मेरी आंखों के सामने भगवान की बनाई कृतियों का एक संपूर्ण नया आयाम सामने आया। ये पूजा की छुट्टियों के कुछ दिन थे। किसी और सामान्य बच्चे की तरह छुट्टियों के दिन मुझे ये मौका देते थे कि मैं अपनी मनपसंद कहानी की पुस्तकें और पत्रिकाएं जो विशेषकर छुट्टियों के दिनों में छपती थी उनका लुत्फ उठा सकूं। दोपहर के भोजन के बाद मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन दोपहर की नींद के लिए लेट गए और मैंने एक कहानी की पुस्तक पढ़नी शुरू कर दी। वो शांत दोपहर किसी रोमांचक कहानी को पढ़ने का बेहतरीन माहौल बना रही थी। उस निवरता को तोड़ने के काम के लिए मेरे परिवार के खर्राटे, गुड़िया के बोलने की आवाज, कौओं की कटु कांव कांव और ऊंचे आसमान में उड़ने वाले पतंगों की ध्वनि कर रही थी। समय बीत रहा था। मैं पूरी तरह पुस्तक में डूब गया था। अचानक मुझे सड़क पर कुत्तों के झुंडों की भयंकर भौंकने की आवाज आई। मैंने उस शोर को ये सोचकर नजरअंदाज करने की कोशिश की कि शायद उन कुत्तों ने एक असहाय सुअर को पकड़ लिया होगा, लेकिन जल्दी ही भौंकने की आवाज तेज और हिंसक होती गई तथा कौओं के झुंड का कोलाहल चेतावनी दे रहा था। ये आवाज करीब आती जा रही थी। जिज्ञासा से मैं उठा, पुस्तक को किनारे रखकर मैं देखने के लिए अहाते की तरफ भागा कि क्या हो रहा है। मैंने क्लब हाउस की छत के ऊपर एक भयानक नजारा देखा। एक नर लंगूर जो कि अपने समूह का नेता था, अपने हाथ में एक लंगूर के बच्चे को पकड़े हुआ था। वो उसे बेरहमी से काट रहा था, मानो जैसे वो उसे जान से मारना चाहता हो। इसी दौरान कुछ कुत्ते और गाय भी वहां जमा होकर शोर मचाने लगे। उस बच्चे की बेबस माँ और बाकी समूह के लंगूर आसपास की बिल्डिंग की छतों से बच्चे को मरते हुए देख रहे थे। ये सब देखकर मुझे खतरनाक पुरानी प्रथा याद आ गई, जिसके अनुसार जानवर कबीले का प्रमुख नर दूसरे नर या नर शिशु को अपने समूह में जीने नहीं देता है। बिना समय बर्बाद किए मैंने एक लकड़ी उठाई और पत्थर का टुकड़ा लंगूर की तरफ मारा। वो लंगूर अपने काम में इतना व्यस्त था कि उस पर मेरे पत्थरों की बौछार का कोई असर नहीं हुआ। कुत्तों का भी भौंकना और तेज हो गया था। बदले हालातों और अचानक हो रहे हमलों ने लंगूर को बच्चा फेंकने के लिए मजबूर कर दिया। वो फिसलता हुआ छत से नीचे आकर आंगन में गिरा। देखने में वो मरा हुआ मालूम पड़ रहा था। जैसे ही वो नीचे गिरा, कुत्तों का झुंड उसकी तरफ एक आसान शिकार और अच्छे खाने की तलाश में लग गया, पर उनको छड़ी की मदद से दूर रखते हुए मैंने बच्चे को उसकी पूंछ से पकड़ा। बच्चा गतिहीन और मृत लग रहा था। वो वास्तव में एक नर शिशु था। इस समय तक मेरे माता पिता, बहन और आस पड़ोस के लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। सब बड़े गौर से मेरा बचाव अभियान देख रहे थे। मैं लंगूर के बच्चे को घर के पीछे की ओर लेकर गया। वहां मैंने उसे जमीन पर हल्के से लेटाया। उसके पूरे शरीर पर खरोंचें थी और दांतों के निशान थे, जिसमें से खून बह रहा था। बच्चा एकदम गतिहीन था। मेरे पिताजी ने उसके घावों को साफ करके उसका प्राथमिक उपचार किया। मैं बच्चे को सांस लेते देख थोड़ा चिंतामुक्त हुआ, यद्यपि उसकी सांसें बहुत धीमी थी। ठंडे पानी की बौछार और कुछ थपकियों से उसके शरीर में हरकत हुई तथा वो उठ बैठा। वो सदमे की स्थिति में था और हवा में उड़ती पत्तियों की तरफ कांप रहा था। उसकी दो चमकीली आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सुबकना शुरू किया और जल्दी ही वो तेज आवाज में रोने लग गया, जैसे कोई इंसान का बच्चा किसी
यंत्रणा से गुजरने के बात करता है। मैंने उसे एक छिला हुआ केला दिया, जिसे उसने हिचकते हुए कांपते हाथों से खाना शुरू कर दिया। मेरा सारा ध्यान उस लंगूर के बच्चे में लगा हुआ था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैं पीछे मुड़ा और ऊपर की तरफ देखा। हमारे रसोई घर की छत पर उस लंगूर के बच्चे की माँ बैठी थी, जो हमारी हर गतिविधि पर नजर रखते हुए थी। वो चुपचाप वहां शांति से बैठी थी, जैसे उसे पता था कि उसके बच्चे को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा। इसी दौरान बच्चे को अपनी माँ की उपस्थिति की खुशबू आ गई और वो चीख कर रोने लगा। मैं दरवाजे की तरफ से हट गया ताकि माँ आकर अपने बच्चे से मिल ले। माँ तुरंत जमीन पर कूदी और बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया। उसने बच्चे के पूरे शरीर का निरीक्षण किया कि कहां कहां जख्म हुए हैं और उसके बाद उसे अपने सीने में समा लिया। बच्चे को उसकी ध्यान रखने वाली बाहों में बड़ी शांति मिली। कुछ क्षणों के लिए वो अपने बेटे को गोदी में लिए स्थिर बैठी रही। ये ऐसा ही था जैसे वो अपने विकल्पों पर विचार कर रही हो कि वो अपने बच्चे को भविष्य में किस तरह खतरों से बचा सके। कुछ क्षणों के बाद माँ लंगूर ने सीधे मेरी आंखों में देखा। आज भी मैं उसकी आंखों के उन भावों को भूल नहीं सकता, जो मानो मुझसे अपने बच्चे को बचाने के लिए मौन धन्यवाद दे रही थी। मैं उसके जज्बे, भावों और जिस तरह उसने मुझे धन्यवाद दिया, उससे अभिभूत था। वहां एक सार्वभौमिक माँ अपने बच्चे को सीने से चिपकाए बैठी थी। तब झटके से वो अपने बेटे को अपने पेट से चिपकाए कूदी और रसोई घर की छत पर पहुंच गई। उसने आसपास के क्षेत्र का मुआयना उस नर लंगूर को देखने के लिए किया और उसके हिंसक भिड़ंत की विपरीत दिशा में चली गई। मां लंगूर और उसके बेटे से एक छोटी सी मुलाकात ने मुझे इस बात का कायल कर दिया कि इस अंतरनस्लीय संचार और साझा विश्वास एक वास्तविकता है। बस किसी को सही तार छेड़ने की जरूरत है। मां लंगूर ने मुझे दिखाया कि इंसान और जानवर के मध्य सिर्फ खाना ही संचार का माध्यम नहीं है, लेकिन इसके अलावा विश्वास, सहानुभूति और साझा समझ जैसे भी कुछ तरीके हैं जिनसे ये संचार किया जा सकता है। इस समझ ने मुझे अपनी छोटी सी दुनिया को नजदीक से देखने और जीवन के विभिन्न रूपों की संगति में आनंद खोजने का मौका दिया, चाहे वो छोटा सा शर्मीला टच मी नॉट पौधा हो या कोई सांप का बच्चा या फिर छोटी सी राख के रंग में फुदकती चिड़िया जो झाड़ियों में अपने लिए खाना ढूंढ रही हो। उस घटना को बीते हुए आज 55 वर्ष बीत गए हैं। मैं आज 70 साल का हूं, लेकिन मैं आज भी उस विशेष तरह की आकस्मिक मुलाकात को याद करता हूं।